इस क्लास के अंदर हम लोग ई कैट का कंप्यूटर साइंस का सेक्शन कंप्लीट करेंगे और आज की आपका पैटर्न जो होगा वो इस तरीके का होगा कि हम लोग रोज की बुनियाद पे हर क्लास के अंदर कम से कम 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करेंगे। 2 चैप्टर्स कंप्लीट करते करते आपके पास फर्स्ट और इंटर दोनों की आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग कूप अप कर लेंगे, वो कवर कर लेंगे। और आपके पास इनिशियली हम लोग जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लाइक जिस तरीके जैसे कि आप पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से जितने ही पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसी चैप्टर के दोबारा से आपके पास एमसीक्यूज जो हैं, आपके पास मिनिमम जो आपके पास एमसीक्यूज की रेंज है वो 35 40 इस तरीके से रेंजेस हैं। तो ये है कि आपको हाफ एमसीक्यूज की जो वो है क्वांटिटी है वो मैं करवाऊंगा और बाकी जो है आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये है कि इस क्लास को हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो क्लास के अंदर फिलहाल आप ही हैं। ठीक है, अच्छा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 टेक्निकली आप कह लें, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, वो क्या आ रहा है हमारे पास? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस क्या है? अगर हम खाली एक वर्ड की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर किसे हम बोलते हैं? कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं एक ऐसी मशीन को, एक ऐसी डिवाइस को जो कि कंप्यूट करने के काबिल हो। कंप्यूट करने से मुराद जो कि कैलकुलेशंस कर सके, एक ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशंस कर सके, वो क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर साइंस हम किसे कह रहे हैं? कंप्यूटर साइंस से मुराद ये है कि एक ऐसी डिवाइस जो कैलकुलेशन कर सके उसकी स्टडी करना, द स्टडी ऑफ कंप्यूटर डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल यूजेस। कंप्यूटेशनल डिजाइन, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटेशनल यूजेस के हवाले से जो स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। इसके अंदर हर चीज आ जाती है, कंप्यूटर का डिजाइन भी आ जाता है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी आ जाते हैं और कंप्यूटर की आपके पास जनरेशन जो अपग्रेड होती रहती हैं वो सब चीजें भी आ जाती हैं। मतलब कि ये कहने का कि आपका ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है, ओवरऑल जो स्टडी है कंप्यूटर की, वो हम किसके अंदर करते हैं? वो कंप्यूटर साइंस के अंदर करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो चाहे वो हार्डवेयर की हो। अच्छा जी, आवाज सबको यहाँ पे आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको डेफिनेशन से ही अंदाजा हो रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विद टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन की जो आमदोरफ्त हो रही है, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो किस तरह से हो रही है। इसके अलावा यह है कि आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, लाइक अब कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपनी आवाज को आगे पहुंचा सको। आगे पहुंचाने के लिए आपके माइक्रोफोन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह है कि आपका हार्डवेयर पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। अब हार्डवेयर पार्ट आपका आ गया, आपका सॉफ्टवेयर पार्ट कहां पे आता है? जहां पे आप कम्युनिकेशंस को ट्रैवल करवाते हो। लाइक सपोज हम व्हाट्सएप मैसेज की बात कर लेते हैं, आपको मैसेज वो करने के लिए वो क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसमिट करने के लिए वॉइस मैसेज की अगर हम बात करें तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म आपका मैसेंजर हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो स्काइप हो, या फिर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हो, वो आपका सॉफ्टवेयर का काम करता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के ऊपर वो चलता है। ठीक है, आसान अल्फाजों में कहें तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि आपको कनेक्ट कर सके, हार्डवेयर को ह्यूमन से कनेक्ट कर सके ताकि वो मशीन इस्तेमाल करे। ठीक है, और फिर उसी मैसेज को जो कि वॉइस मैसेज होता है उसको ट्रैवल करवाया जाता है एक दूसरी डिवाइस की तरफ इंटरनेट के थ्रू। क्लियर है यहां तक बात? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनको टेलीकम्युनिकेशन के साथ यूज करना, कम्युनिकेशन करना, डेटा की आमदोरफ्त करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। क्लियर है बात यहां तक? तो यहां तक हमारा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, कोई भी ऐसा जिसको आवाज सही से ना आ रही हो? आवाज सबको आ रही है यहाँ पे सही से? मुझे कमेंट करना मेंशन कर दें, आवाज सबको सही से आ रही है यहाँ पे? ठीक है, सही है। अच्छा, 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम टेक्निकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास मेन कंप्यूटर की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कंप्यूटर कैलकुलेशन डिवाइस है और कंप्यूटर का मेन पर्पस, मेन काम जो है वो क्या है? इनपुट लेना। ठीक है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, उसके ऊपर स्टोरेज के अंदर देखते हुए हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको आउटपुट के अंदर देते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके पास हर तरीके का प्रोसेस आ जाता है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, लाइक आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे आ जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हर वो चीज जो कि कंप्यूटर से रिलेट करती है वो यहाँ पर आ जाती है। यूजुअली हम लोग इसको प्रोसेस के नाम से जानते हैं कि आपका कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस है ना, वो सारे के सारे कहां पे आ जाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन के हवाले से हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टू प्रोसेस डेटा।
वही वाली बात यहां पे की जा रही है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स के नाम बोलते हैं। हार्डवेयर हमारे पास कंपोनेंट है, हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर हमारे पास कंपोनेंट है। ये दोनों ही मेन कंपोनेंट और इनकी फिर टाइप्स निकल के आती हैं, लाइक हार्डवेयर की इनपुट आ गई, आउटपुट आ गई, स्टोरेज आ गई। सॉफ्टवेयर के आपके पास मल्टीपल टाइप्स आ गई, आपके पास माइक्रोफोन हो जाता है, एमएक्स प्लेयर हो जाता है, इस तरह की मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। तो इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए डेटा को प्रोसेस करवाना, ये क्या काम है आपका, ये कंप्यूटर सिस्टम का काम है। क्लियर है? कंप्यूटर आपके पास क्या काम करता है कि आपने मोबाइल की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल आपके पास आपका माइक्रोफोन यूटिलाइज करता है, आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो माइक्रोफोन के थ्रू क्या हो जाती है, ब्लैक स्क्रीन का इशू आ रहा है आपके पास। बेटा रिमूव होकर दोबारा से ज्वाइन करना, आपका सेट हो जाएगा ये मसला। ठीक है? अच्छा, सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। आपको एग्जांपल मैं दे रहा था मोबाइल की। ठीक है? सपोज करें कि एक मोबाइल है आपके पास और वो मोबाइल जो है उसके अंदर आपके पास माइक भी है। ठीक है? माइक क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। मोबाइल यूटिलाइज किस तरीके से हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ रहा है। वो सिस्टम क्या है, वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। तो इन दोनों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आगे सेंड करके, और फिर मोबाइल में स्पीकर भी लगा हुआ है, तो आउटपुट के तौर पे हम लोग स्पीकर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है? तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम जो सिस्टम बना रहे हैं, वो सिस्टम क्या कहलाता है, वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आपके पास अगला एक टॉपिक आया था। थोड़ी स्लाइड नीचे कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी, लाइक कंप्यूटर साइंस क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है, बहुत बेसिक लेवल के ऊपर चीजें हैं। ठीक है? बट ये है कि अब इस थोड़ा सा हम लोग ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, जो लोगों ने लेक्चर पहले ले लिया है, तो ये है कि इस लेक्चर के अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स के अंदर भी जाएंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, और इसके अलावा जो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मेंशन भी नहीं है, तो उन पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है? तो देखेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है हार्डवेयर। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे पास कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है? ये हमारे कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर क्या चीज होती है, जो आपके पास कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है, टेंजिबल कंपोनेंट है। यूजुअली 4-5 क्लास के बच्चे होते हैं, उनको हम किस तरीके से समझाते हैं, जो पार्ट कंप्यूटर का टच कर सको वो हार्डवेयर है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि फिजिकल टचेबल इक्विपमेंट मेकिंग अप टू द कंप्यूटर। एक ऐसा फिजिकल और टचेबल कंपोनेंट जिसको हम फिजिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो क्या है हमारे लिए, हार्डवेयर है। ठीक है? मैनिपुलेट करने का मतलब है हिला, चेंजेस वगैरह करना, उसको छेड़छाड़ मतलब करने के काबिल होना, उसको हाथ लगा लेना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना, तो ये सब चीजें करना, तो वो हमारे लिए क्या है, हार्डवेयर है। और हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है? हार्डवेयर के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स किस तरीके से आती हैं, कहां लिखा जाए, यहां पे लिख देते हैं। हार्डवेयर की बात करें टाइप्स की। अच्छा, इसमें मार्कर। अच्छा, हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर की हमारे पास कुल मिला के 4 टाइप्स हैं। ठीक है? सबसे पहले आपके पास आती है इनपुट डिवाइस। इनपुट से नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेटा पैकेट्स को हम लोग सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इनपुट के अलावा आउटपुट डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिससे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर से जो काम उसने किया है, जो प्रोसेस उसने किया है, उसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं। थर्ड चीज हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आपका डेटा को रखने का काम करती है, और डेटा दो तरीके से रखा जाता है। ठीक है? एक आपके पास बैकअप डेटा और एक आपके पास मेन डेटा। मेन डेटा मेन मेमोरी भी कहलाती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आपने 4-5 क्लास 6 क्लास का अच्छे तरीके से पढ़ा होगा इसके बारे में कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर हमारे पास रैम और रोम आती है, जिसको हम नीचे टॉपिक्स के अंदर समझेंगे अच्छे तरीके से। और उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी डेटा आता है, सेकेंडरी डिवाइस आती है। सेकेंडरी डिवाइस आपके पास बैकअप डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो जाती है, एचडीडी जिसे कहते हैं, जिसकी हम लोग एसएसडी हो जाती है। ठीक है? सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल टाइप की डिवाइसेस और भी होती हैं, इनको बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक फ्लॉपी डिस्क हो गई, लाइक सीडी हो गई, तो ये सब डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। ठीक है? अच्छा, अब हार्डवेयर के हम लोग थोड़ा टाइप्स यहां पे लिख लेते हैं ना, मेंशन कर देते हैं। अच्छा, हार्डवेयर का दूसरा नाम पेरिफेरल डिवाइसेस है। सही है? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती है, इनपुट आ जाती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट के बाद स्टोरेज आ जाती है,
और स्टोरेज के बाद हमारे पास आती है प्रोसेसिंग। ठीक है, ये चार टाइप की डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे पास हार्डवेयर के अंदर आती हैं और इन सभी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन जो आपके पास कंप्यूटर होता है ना, वो जस्ट सीपीयू होता है। सीपीयू क्या काम करता है? आपका डेटा लेने का और देने का काम करता है हार्डवेयर से हार्डवेयर तक। अब हार्डवेयर यहां पे हम इनपुट डिवाइस लेते हैं और डेटा प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट के लिए उस डेटा को भेजते हैं। मतलब ये समझ लें सीपीयू का काम है प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग करने के लिए उसे डेटा चाहिए, और डेटा देने के लिए हम हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे, और डेटा लेने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को हार्डवेयर अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। हार्डवेयर के बाद हम लोग क्या काम करते हैं? हार्डवेयर के बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो हम पिछली डेफिनेशन देखते हुए आए, तो आपके पास बच्चे उमूमन ये बोलते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट जिसको आप छू नहीं सकते, कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर के हमारे पास मेन डेफिनेशन जो है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर आपके पास पैकेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस को आगे भेजते हो। अब एक चीज आपके पास एग्जांपल के तौर पर ये ले लो कि आपके पास सपोज करो एक पेज है। ठीक है, उस पेज के ऊपर आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है किसी चीज की, या फिर रेसिपी लिखी है। सपोज करो कि आपको बिरयानी बनानी है और आपको बनानी नहीं आती, आप उसी जगह रेसिपीज लिख रहे हो। ठीक है, आपने एक पेज के प्रॉपर उसकी रेसिपी लिख दी। रेसिपी लिखने के बाद आपने उस पेज को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद वो आपके पास छोटा सा फोल्ड हुआ पेज पड़ा हुआ है, वो आपके लिए क्या है? सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो आपके पास शॉर्टकट्स दिखते हैं ना आपको, जो डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट्स होते हैं, वो शॉर्टकट्स आपके पास क्या होते हैं? आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करते हो आप उनके ऊपर, डबल क्लिक करने के बाद वो पूरे आपके पास प्रोग्राम में बदल जाते हैं, खुल जाते हैं, वो पेज पूरा का पूरा आपके सामने खुल जाता है। और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हुई होती हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं आपको। बेहतरीन मिसाल एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड के ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करते हो, आपको बोल्ड करने का ऑप्शन, इटैलिक करने का ऑप्शन, फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन, हेडिंग्स बनाने का ऑप्शन और मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? एक पैकेट या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। क्लियर है यहां तक बात? कोई ऐसी चीज जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको समझ में ना आई हो, जो भी चीज आपके कमेंट कर लिया जैसे। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो बीच में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे शिफ्ट हो रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। अच्छा, इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूं कि इनपुट डिवाइस क्या है। एक ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट देने के काम में आती है। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट देने के काम में है, वो आपके लिए क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस के नाम पर दो टाइप की डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, इनपुट के नाम पर दो टाइप की डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? सही है, ठीक है। ठीक है, इनपुट डिवाइस हमारे पास कितनी टाइप की है? दो टाइप की है। सबसे पहली हमारे पास आती है कीबोर्ड और दूसरी हमारे पास है नॉन कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि की प्रेस करने के बाद सिग्नल को जनरेट करती हैं। ठीक है, हम एक बात जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से होता है कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो एक सिग्नल का फ्रेम, एक पैकेट जनरेट करती हैं। ठीक है, और पैकेट जनरेट करने के बाद सिग्नल का वायर के थ्रू सीपीयू की तरफ भेज देती हैं। ठीक है, ये जो सिग्नल का पैकेट है ना, ये जो आपके पास फ्रेम है, इसको जनरेट करने वाली जो आपके डिवाइस है, ये दो टाइप की है। या तो ये कोई बटन दबाने के बाद सिग्नल जनरेट करेगी, या तो ये बटन दबाए बिना सिग्नल जनरेट करेगी। बटन दबाने वाली कौन सी है? कीबोर्ड आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ए दबाया, बी दबाया, एंटर दबाया, सिग्नल जनरेट हो गया। दूसरा हमारे पास माउस है। ठीक है, माउस आपके पास ऑप्टिकल माउस हो गया, हमारे पास ट्रैक बॉल माउसेस हो गए, वो आपके पास जेस्चर्स के ऊपर काम करते हैं। आपके माउस को आगे पीछे आप जब रोटेट करते हैं तो उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और जब काम करते हैं वो आगे पीछे होने से वो फिर आपके पास क्या करते हैं? सिग्नल को जनरेट करते हैं। इसी तरीके से माइक है आपका, आप जो आवाज निकालते हैं वो आवाज को कैप्चर करके सिग्नल जनरेट करता है, बटन दबाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो यहां पर आपको इनपुट की दो टाइप समझ में आ गई, कौन कौन सी? कीबोर्ड और नॉन कीबोर्ड। कीबोर्ड बटन प्रेस करने के बाद सिग्नल जनरेट करेगा और नॉन कीबोर्ड बिना बटन प्रेस के सिग्नल को जनरेट कर देगा। क्लियर है यहां तक? कोई भी चीज जो कि आपको इनपुट डिवाइस के वजह से समझ में ना आई हो, जल्दी से बताएं। अगर सब समझ में आ गया तो कमेंट करें जल्दी से।
मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, इनपुट के अंदर अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट हो गया, इनके बारे में कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको समझ में ना आई है तो अभी से बता दें, ठीक है, वरना फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, पीछे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो जो भी चीज समझ में नहीं आएगी वो अभी से बता दें, तो इसके ऊपर हम लोग एक दफा दोबारा से रिपीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस आपके लिए क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका क्या है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि फीचरिंग कैरेक्टर फंक्शन और नंबर न्यूमेरिकल कीज के ऊपर काम करता है। टेक्निकली कीबोर्ड जो है वो एस्की के ऊपर काम करता है, ठीक है। आप में से किसी को एस्की का मतलब पता है? एस्की फुल फॉर्म पता है किसी को? यूजुअली आप लोगों ने आई थिंक 9 क्लास के अंदर इस बारे में सुना होगा, 9 क्लास के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर इस बारे में सुना होगा कि एस्की जो होती है वो क्या होती है, एएनएसआई क्या होता है और एफसीडी क्या होता है। किसी को भी पता है तो जल्दी से बताएं मुझे। वैसे एक बात है फातिमा, आपको पता है? ठीक है, यहां से हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड हमारे पास जो डिवाइस है ये आपके पास एसकीज के ऊपर काम करती है। एसकीज के ऊपर किस तरीके से? एसकी क्या होती है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। एसकी आपके पास एनएसआई की तरफ से बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड है कि क्या कैरेक्टर किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एसकी एसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्मेशन की आमतौर जो आप करते हो, डेटा को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, लाइक आप टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं उनको जो आप भेजते हो, वो भेजने के लिए हमें जो आपके पास कैरेक्टर्स जो हम लोग यूज करते हैं, उन कैरेक्टर्स का एक इक्विवेलेंट बाइनरी या फिर इक्विवेलेंट डेसिमल भी होता है जो कि डेटा स्ट्रीम में ट्रैवल करता है, सर्वर पर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो वो सर्वर पर ट्रैवल करने के लिए हम लोग जो कोड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एस की बोलते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लें कि हमारे लिए कंप्यूटर किस तरीके से समझता है। अगर हम बात करें ए की, ये क्या है? ये ए हमारे लिए एक सिंबल है, एक आवाज है कि हम लोग आवाज निकालते हैं, इस सिंबल को देख के हम हमेशा आवाज निकालते हैं ए की। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो सिंबल है ये हमें पता है, ये हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को शेप से अंदाजा हो गया कि भाई ये चीज दिख गई है तो इसको देख के आपने क्या बोलना है? ए की आवाज निकालनी है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता कि इसको देख के ए की आवाज निकालनी है? कंप्यूटर क्या काम करता है, इसके लिए हम लोग एस की जनरेट कर देते हैं। किस तरीके की? लाइक आपके पास डेसिमल एस के हम बताएं तो ए इक्वलेंट होता है 65 के, ठीक है। ए इक्विवेलेंट है 65 के डेसिमल नंबर के अंदर। अगर हम इसी का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब डेटा स्ट्रीम में जो आपके पास नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क में जो आपका वायरलेस डेटा होता है वो आपका ट्रैवल जब भी करता है स्ट्रीम के अंदर, सर्वर के अंदर, तो ट्रैवल करने के लिए उसे हमेशा बाइनरी फॉर्म चाहिए होती है। वो न्यूमेरिकल नंबर या फिर कैरेक्टर के अंदर ट्रैवल नहीं करता। तो जो बाइनरी के अंदर ट्रैवल करता है ना, वो जो बाइनरी के अंदर ट्रैवल करता है ना, वो बाइनरी ट्रैवल करने के लिए जो कोड का यूज करता है वो हमारे पास क्या होता है? एस की होता है। आई थिंक यहां पे थोड़ा सा नीचे है, वो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं। हम्म, एक सेकंड, थोड़ा मैं यहां पे दोबारा से लगा लूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एस्की की, ठीक है। हमारे पास कीबोर्ड जो काम करता है किन के ऊपर काम करता है? क्या इशू है?
ठीक है, हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड हमारे पास जो काम करता है किसके ऊपर काम करता है? एस कीज के ऊपर काम करता है। ठीक है, एस कीज क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कोडेड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, डेटा की इंफॉर्मेशन की आमदोरफ्त करने के लिए हम जिन कोड्स का, स्टैंडर्ड कोड्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एस कीज है। ठीक है, ये आपके पास कीबोर्ड आपके यूटिलाइज करता है। आज के जमाने में दो टाइप की होती है, 7 बिट और 8 बिट। एस के हमारे पास दो टाइप की है, 7 बिट और 8 बिट। ठीक है, अच्छा, कीबोर्ड के बारे में आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है। कीबोर्ड आपके पास डेटा पैकेज को जनरेट करता है, फ्रेम्स को जनरेट करता है। जनरेट किस तरीके से करता है? वो जनरेट करने के लिए एस कीज का इस्तेमाल करता है, जो कीज उसके आपके पास होती हैं, ए बी सी डी से लेकर आपके पास जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जितने भी फंक्शनल कैरेक्टर्स हैं, उन सब के कुछ ना कुछ बाइनरीज होते हैं। तो बाइनरी जो होते हैं वो आपके पास कौन से, वो क्या होते हैं? वो एस कीज होते हैं आपके, जो कि डेटा स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो आपके पास कीबोर्ड जो है, क्या हो गया? ठीक है, तो कीबोर्ड जो है इस तरीके से काम करता है। कीबोर्ड आप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी ऐसी चीज जो क्या वो कीबोर्ड की आवाज से क्लियर ना हुई हो तो अभी से पूछना है। ठीक है, कोई भी चीज जो कीबोर्ड की आवाज से क्लियर ना हुई हो तो अभी से पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। कीबोर्ड के बाद हमारे पास बारी आती है स्कैनिंग डिवाइसेस की। ठीक है, अच्छा, स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर अगर हम बात करें तो स्कैनिंग डिवाइसेस भी आपके लिए इनपुट डिवाइस ही है। अब ये डेटा किस तरीके से आपके पास इनपुट में लेती है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि स्कैनिंग डिवाइस जो है ये क्या काम करती है? आपके पास पिक्सल्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल जगहों पे यूज होते हैं, लाइक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए भी यूज होती है। आपकी कोई हार्ड कॉपी के अंदर इमेज है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। स्कैनिंग वगैरह जैसे क्यूआर कोड, बार कोड, इन सब के लिए यूटिलाइज होती है ये। ठीक है, तो ये कि स्कैनिंग डिवाइस जो है क्या काम करती है? ये आपके पास लाइट सेंसिटिव टूल है जो कि आपके पास बारकोड और क्यूआर कोड जैसी चीजों को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट किस तरीके से करता है? सपोज करें कि आपके पास एक पेज है। ठीक है, उस पेज में आपके पास बहुत सारे पिक्सल्स हैं। अब वो एक पर्टिकुलर वो बनाएगी, स्टैंडर्ड बनाएगी कि आपके पास कितने पिक्सल्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से, या फिर आप इसके सॉफ्टवेयर में जाके सिलेक्ट करेंगे। जो भी कलर यहां पे आप मैच कर रहा होगा, इसमें 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 हर एक के अंदर कलर फिल करेगी। ठीक है, वो कलर फिल करने के बाद फिर आपको जो एंड में आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो कौन सा होगा? वो आपकी प्रॉपर इमेज होगी जो कि सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से काम करता है। बाकी आपके पास ये क्यूआर कोड और बार कोड को भी यही काम करता है। वो हार्ड कॉपी वो देख के सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है और उसी का डेटा सीपीयू के पास भेजता है चेक करने के लिए, या फिर आपके पास अगर ऑनलाइन हो सर्वर के पास भेजता है चेक करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, स्कैनिंग डिवाइस के बाद हमारे पास बारी आती है स्कैनिंग डिवाइस के ऊपर हमारे पास बारी आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू जिसे हम बोलते हैं, ये एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर सारी चीजें ग्रुप टुगेदर होती हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लें कि आपके पास जितना भी कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितना भी सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर रन होने वाले, वो सारे के सारे यहां पर होने के बाद प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर आपके पास जो डेटा आता है वो यहाँ पे आता है। आपके पास प्रोसेस जो होता है वो इसके अंदर होता है, और फिर जो आउटपुट के डेटा जाता है वो भी यहीं से होकर जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या फिर इंस्ट्रक्शंस जो आती हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर आप ये समझ लें कि 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा हमारे पास जो होता है आपके पास कंट्रोल यूनिट के बाद हमारे पास बारी किसकी आती है? मेन मेमोरी, आपका मेमोरी यूनिट जो कि आपका मेमोरीज को सेव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट आपके पास जरूरी क्यों है? क्योंकि यार डेटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों चीजों को आपके पास ट्रैवल करवाने का काम करता है। डेटा कहां जाएगा, किस वक्त जाएगा, कैसे जाएगा, वो ये देखता है। ठीक है, और ये काम देखने के लिए आपके पास 3 चीजों का इस्तेमाल करता है, 3 तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है जिनको हम बसेस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एड्रेस बस, एड्रेस बस के बाद कंट्रोल बस, कंट्रोल बस के बाद फिर आपके पास डेटा बस। ठीक है,
एड्रेस, कंट्रोल और डेटा, ये 3 टाइप की हमारे बसेस होती हैं। एड्रेस बस का काम क्या है, ये आपके पास जस्ट एड्रेस रखती है। आप इसकी मिसाल इस तरीके से ले दो कि एक बस है, उस बस के अंदर एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है और एक ही पैसेंजर है। ठीक है, पैसेंजर आपके पास समझ लो आपका डेटा है, सामान लेके जा रहे हैं कुछ ना कुछ। एड्रेस जिसको पता है वो कंडक्टर है। ठीक है, और बस चलाना जिसको आती है, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है वो कौन है, कंट्रोल बस है, जो आपका ड्राइवर है। ठीक है, ड्राइवर को एड्रेस नहीं पता, कंडक्टर को एड्रेस पता है लेकिन बस चलाना नहीं आती, लाइसेंस नहीं है। और आपके पास जो यूजुअल आपका वो है, आपका पैसेंजर है, उसके पास डेटा रखा हुआ है। ठीक है, डेटा आपके पास जो होता है वो आपके पास होल्ड करके लेकर जाने का काम किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है। ठीक है, और कहां लेकर जाना ये बताने का काम किसका होता है, एड्रेस बस का होता है। तो कंट्रोल यूनिट इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए डेटा को ट्रैवल करवाता है कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर है बात है, क्या आता है? तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, डेटा को ट्रैवल करवाता है विद इन कंप्यूटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। मेन मेमोरी क्या है, ये हार्डवेयर का ही एक पार्ट है। जैसा कि मैं आपको इनिशियली बताया कि आपका इनपुट आउटपुट के बाद स्टोरेज की आपके डिवाइस आती है। स्टोरेज डिवाइस जो कि स्टोरेज के ऊपर काम करती है, 2 टाइप की होती है, मेन मेमोरी और बैकअप मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी यहां पे आ गई है। मेन मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। मेन मेमोरी के अंदर रैम क्या है वो समझ लेते हैं जरा। रैम हमारे पास टेम्पररी वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी है। टेम्पररी वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी से मुराद क्या है कि टेम्पररी डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है। अगर रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी रैंडमली। एक्सेस से मुराद इस्तेमाल करना, यूज में लाना, यूटिलाइज करना। और मेमोरी का मतलब क्या है, याददाश्त। एक ऐसी याददाश्त जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सके, जिसको रैंडमली यूटिलाइज किया जा सके, वो हमारे लिए क्या है, रैम है। लाइक कंप्यूटर आप जब भी ऑन करते हो, ठीक है, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपके पास जैसे ही आपका सिस्टम लोड हो जाता है उसके अंदर, आपके रैम के अंदर, फिर आप कोई भी टास्क देते हो, आप उसको वर्ड का कोई टास्क दे सकते हो, आप उसको गेमिंग के लिए कोई गेम का सॉफ्टवेयर ऑन कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ऑन कर सकते हो, आप कोई एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ऑन कर सकते हो, आप क्रोम ब्राउजिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप जो भी करने वाले हो ना, कंप्यूटर को बात नहीं पता। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को वो बात नहीं पता, यही वजह है कि उसके डेटा वो क्या है, रैंडम है। ठीक है, और ये डेटा चूंकि उसके लिए रैंडम है तो उस रैंडम डेटा को वो एक्सेस करता है अपनी मेमोरी के अंदर। ये काम किसका है, रैम का है। ये आपके पास डेटा सिर्फ तब तक रखती है जब तक आपकी पावर सप्लाई आ रही है। जैसी पावर सप्लाई कट ऑफ होती है, ये डेटा यहां से खत्म कर देती है। ठीक है, तो रैम का मामला कुछ इस तरीके का होता है। रैम आपके पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के अंदर रैम क्या काम करते हैं, रैंडमली डेटा को एक्सेस करती है, और एक्सेस करने के बाद क्या काम करती है, अपनी मेमोरी के अंदर रखती है। कब तक, जब तक वो डेटा प्रोसेस हो रहा है और उसके अंदर करंट सप्लाई हो रहा है। जैसी पावर कट ऑफ हुई, आपने लैपटॉप की बैटरी निकाल ली, फिर पीसी का आपने कनेक्शन काट दिया, वो सारा का सारा डेटा लॉस कर देगी। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ में ना आई हो, मेन मेमोरी के अंदर कोई ऐसी चीज जो कि बच्चों को समझ में ना आई हो तो भी बता दें जल्दी से। ठीक है, आपको कोई चीज जो समझ में ना आई हो रिपीट कर देते हैं, सब आ रहा है, पढ़ा हुआ है ना इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। मेन मेमोरी के बाद स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस। अब यहाँ पे थोड़ी सी बुलेट्स ऊपर नीचे हुई है। स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस के बारे में आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस जो कि डेटा को स्टोर करे। ठीक है, स्टोर करने के 2 तरीके कार हैं, एक आपका बैकअप में डेटा को स्टोर करना परमानेंटली, और टेम्पररी तौर पर प्रोसेसिंग में डेटा को स्टोर करना। तो वो काम जो होता है स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस करती है। ये परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्डवेयर और सेकेंड आपके पास ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं उनको भी स्टोर करती है, और मेन मेमोरी की आपके पास डिवाइसेज होती हैं उनको भी अपने अंदर होल्ड करती है। स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस वो होती है। प्राइमरी के अंदर मैंने रैम के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इसी का एक अगला पार्ट रूम भी है, तो रूम हमारे पास नीचे आएगा तो हम लोग उसको एक दफा दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस के बाद हमारे पास बारी आती है एपसीडी और एस कीज की। एस कीज मैं आपको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। कीबोर्ड में यूजुअली इस्तेमाल होता है आज के जमाने के अंदर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या काम करती है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का काम करती है।
इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? डेटा की आमद रफ्त करना, डेटा का आना और डेटा का जाना, डेटा को भेजना और डेटा को रिसीव करना। किसके ऊपर? पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ठीक है, लाइक इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए हमारे पास जो सिंपल लेटर्स हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर असाइन किया जाता है। लाइक इसके लिए ए के लिए 65, बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 हो गया, और उस तरीके से सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स के लिए डिफरेंट है, स्मॉल लेटर्स के लिए डिफरेंट है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर्स हैं जिनको डिसाइड किया गया, डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है, डेसिमल नंबर को डिसाइड किया गया इक्विवेलेंट रखने के लिए। ठीक है, इन्हीं का बाइनरी इक्विवेलेंट भी होता है। जब भी हमें सर्वर में से ट्रैवल करवाना होता है और वायरलेस ट्रैवल करवाना होता है तो हम उस बाइनरी इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इसी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट ए का मिल जाएगा, और जैसे मिल जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा? एस्की बन जाएगा। ठीक है, आपका जो कीबोर्ड होता है वो एस्कीज के ऊपर काम करता है आज के जमाने का। जहां तक बात एफसीडिक की है, ये क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन, सॉरी आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये भी सेम चीज है। एस्की और एफसीडिक में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एफसीडिक को आईबीएम ने डेवलप किया था और एस्की को एनएसआई ने किया था। ठीक है, ये लैपटॉप बंद हो गया, सही है। तो एफसीडिक को आईबीएम ने किया था डेवलप और एस्की को एनएसआई ने डेवलप किया था। एज आईबीएम ने जो डेवलप एफसीडिक को किया था वो 8 बिट के ही ऊपर किया था। 8 बिट से मुराद हमारे पास इसके अंदर जो कीज थी ना वो 8 बिट के ऊपर डिपेंडेंट थी। 256 कीज हमारे पास उस वक्त मौजूद थी। मतलब हमारे पास कीबोर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स थे ना, जो हमारे पास बटन्स थे, वो कितने थे? 256 थे। जब अपने आईबीएम ने एफसीडिक को इंट्रोड्यूस किया था। अब याद रहे, आईबीएम ने सिर्फ अपने लिए बनाया था, आईबीएम ने जनरलाइज इसको नहीं किया था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या किया था? इसको एक वो दिया था, ये समझ लें कि आपके पास स्टैंडर्ड बनाया था पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, कि ए इसके बराबर होगा, बी इसके बराबर होगा, सी इसके बराबर होगा, इन सब के आप ये पूरा स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया था। किसने? एएनएसआई ने। ठीक है, और किस सूरत में? एस्की की सूरत में। पहले इन्होंने 7 बिट प्रोवाइड किया था। 7 बिट के अंदर लिमिट होती है, थोड़ी सी लिमिट किस टाइप की होती है? इसके अंदर आपके पास 126 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 124 कैरेक्टर्स आई थिंक आ सकते हैं, 128 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। हाँ, 7 बिट के अंदर 128 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और 8 बिट के अंदर वही से दोबारा से 256 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले 7 बिट इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बाद फिर 8 बिट को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो एफसीडिक और एस्की के अंदर फर्क क्या है? बस अलग अलग, एक आईबीएम ने डेवलप किया था, एक एएनएसआई ने डेवलप किया था। आईबीएम ने खाली अपनी डिवाइसेस के लिए यूटिलाइज किया था और अभी भी कुछ डिवाइसेस के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन एनएसआई ने पूरी आपका जनरलाइज उसके लिए आपके पास लोगों के लिए इसको डेवलप किया था और आज भी तकरीबन हर डिवाइस के अंदर एस्की ही यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, कोई सवाल यहां तक किसी का? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो आप लोगों को? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? यहां पर जितनी भी अभी तक मैंने टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर किए उनमें से कोई भी ऐसी चीजों की समझ में ना आई हो तो अभी से कमेंट कर दें जैसे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम अगले के ऊपर आ जाते हैं, कैशे मेमोरी के ऊपर। अच्छा, इसको थोड़ा यहां से ही मिटा देते हैं। आप लोगों को एफसीडी क्लियर हो गया, एफसीडी क्लियर हो गया, एसकी क्लियर हो गया, कैशे मेमोरी आपको आप लोगों को अभी हम लोग समझाएंगे। ठीक है, अच्छा कैशे मेमोरी से पहले रीड ओनली मेमोरी समझ लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या है? रोम। मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टोरेज डिवाइस के अंदर दो टाइप की डिवाइस हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी की दो टाइप्स हैं, एक रैम और रोम। प्राइमरी आपके पास मेन मेमोरी भी कहलाती है, मेन मेमोरी के नाम से ही कर लेते हैं।
मेन मेमोरी की दो टाइप्स, रैम और रोम। रैम आप लोग क्लियर कर चुके हैं। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर रैंडमली जिन चीजों को एक्सेस करता है अपनी मेमोरी के अंदर, वो क्या है? रैम है। और ये डेटा को टेम्परेरी तौर पे अपने अंदर होल्ड करके रखती है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड का मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ना, ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बताया जाना। ओनली का मतलब सिर्फ। मेमोरी का मतलब याददाश्त, एक ऐसी याददाश्त जिसको सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? रीड ओनली मेमोरी जो होती है, आपके पास एक ऐसा डेटा होता है जिसको ना आप एडिट कर सकते हो, ना ही आप चेंज कर सकते हो, और ना ही आप डिलीट कर सकते हो। डेटा रिट्रीव बट कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, रीड किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, और आप उसके अंदर कुछ भी ऐड भी नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ऐसा डेटा जिसको आप सिर्फ पढ़ते हो, वो क्या होता है? वो रूम होता है। अब रूम में किस टाइप का डेटा होता है? रूम में डेटा जो होता है वो इस टाइप का होता है कि रूम के अंदर आप लोगों को इस तरह का डेटा मिलेगा, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, कंप्यूटर बंद करने का आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, कंप्यूटर को नहीं पता कैसे होना है, कंप्यूटर को आपने करंट प्रोवाइड कर दिया, कंप्यूटर को नहीं पता कि आपके पास किस तरीके से मैं ऑन हो जाऊं, कंप्यूटर को नहीं पता किस तरीके से मैं बंद हो जाऊं। तो वो आपका इंस्ट्रक्शन जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास एल्गोरिथम होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास प्रोसेस होता है, वो किससे मिलता है? वो आपको रूम से मिलता है। अगर रूम नहीं होगी, कंप्यूटर आपके टेक्निकली बेकार है। क्लियर है बात? यहां तक रूम के अंदर मेन डेटा होता है जो कंप्यूटर के बेसिक कामों को परफॉर्म करता है, लाइक आपके पास ऑन होना, बंद हो जाना, डेटा शिफ्ट करना। तो इस तरीके जो मेन काम होते हैं वो आपके पास रूम के अंदर लिखे हुए होते हैं, किस तरह से करना। कंप्यूटर को नहीं पता होता क्या कैसे करना है, तो कहां लिखा होता है? रूम में लिखा होता है, जो वो कंप्यूटर पढ़ता है उससे। ठीक है, नजर नहीं आ रहा तो क्या चीज नजर, अच्छा अब नजर में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा देखो बच्चों, नाइन्थ क्लास का कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे। सीधी सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नाइन्थ से रिलेट करते हैं, और चैप्टर 1, 2 और 3 ये तो वही चैप्टर हैं जो कि नाइन्थ क्लास के अंदर आपके आएंगे। तो ये है कि आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दी गई हैं, लाइक एसकी और एफसीडी, ये नाइन्थ क्लास से रिलेट नहीं करता। कैशे मेमोरी की डिटेल्स आपको नाइन्थ क्लास से रिलेट नहीं करती हैं। लाइक आपके पास मॉनिटर की ये मेन डिटेल्स आपकी रिलेट नहीं करेंगी। प्रिंटर के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप रिलेट नहीं करेंगी। आपका नाइन्थ में और फर्स्ट में फर्क सिर्फ इतना सा है कि नाइन्थ के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है चीजों का, चीजों के बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर में ये होती हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर उनके में डीपली पढ़ाया जाता है कि भाई ये चीजें इस तरह से होती हैं, ठीक है। चूंकि ये आपके पास ईकैट की क्लास है, एमसीक्यूज बेस्ड आपके पास पेपर आएगा यूजुअली, तो आप मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें नाइन्थ क्लास से रिलेट करेंगी, लेकिन ये कि 100% रिलेट नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हैं, तो उन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एमसीक्यूज वहां से भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, सबको नजर में आ रहा है? वॉइस सबकी क्लियर, वॉइस सबको क्लियर आ रही है? कोई मसला यहां तक तो अभी बता दें। वॉइस सबको क्लियर आ रही है? नजर सबको सही से आ रहा है? ठीक है, जैसे ही आप लोगों को वॉइस के अंदर फिर स्क्रीन के अंदर कोई इश्यू हो फौरन बताइएगा, ठीक है। अच्छा, रीड ओनली मेमोरी के बाद हम लोग दोबारा से आ जाते हैं कैशे मेमोरी के ऊपर। अच्छा, कैशेस क्या होती हैं? एक बात समझे ना, जब भी आप कोई डेटा प्रोसेस करते हो, लाइक आपके पास ब्राउजिंग कर रहे हो आप, ठीक है, आपने क्रोम ऑन किया, आपने कोई वेबसाइट विजिट की। अब उमूमन आपने एक चीज को देखा होगा, क्रोम जैसे आप खोलते हो, मोबाइल में खोलो या फिर आप लैपटॉप के अंदर खोलो, पीसी के अंदर खोलो, आपको एक पॉपअप दिखाता है एक्सेप्ट का, ठीक है। आपको पॉपअप दिखाता है, किस चीज का पॉपअप दिखाता है आपको? कि एक्सेप्ट कुकीज का। कुकीज जो होती है ना, वो डेटा होता है, वो पेजेस का डेटा होता है। वो पेजेस का डेटा आपके पास कंप्यूटर में अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो सेव हो जाता है, ठीक है। और वो सेव होने के बाद आपके पास कहां जाता है? वो कैशे के अंदर जाता है। इससे फायदा क्या होता है? सपोज को इंटरनेट कनेक्शन टूट गया आपका, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया आपका, तो वो इंटरनेट कनेक्शन खत्म होने की सूरत में क्या होगा कि आपके पास आप ब्राउजिंग के जो पेजेस है उनमें आमदोरफ्त कर सकते हो। लाइक आपके पास आप एक पेज के ऊपर हो, होम पेज से हट के आप किसी दूसरे पेज के ऊपर आ गए हो, वहां पे आपने डेटा अपने पास सेव कर लिया, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप बैक के ऊपर आओगे, बैक के ऊपर फॉरन से आ सकते हो, फॉरन से आने के बाद आपको वही पेज दोबारा से मिल जाएगा। आप फॉरवर्ड पेज के ऊपर भी जा सकते हो, आप आगे पीछे 2-3 दफा ऐसा काम कर सकते हो। तो कैशे का फायदा क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन अगर टूट भी जाए तो डेटा को अपने पास सेव रखना, और दूसरा कंप्यूटर को फास्ट बनाना। ये कंप्यूटर को बार बार लोड नहीं करते। अगर आपने डेटा सेव कर लिया ना,
तो आपका डेटा विद इन सेकेंड आपके पास वो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। विद इन सेकेंड आपके पास दूसरा पेज का पॉपअप खुल जाएगा अगर आप बैक या फिर फॉरवर्ड करते हो तो। सही है। कैशे का फायदा क्या है? कंप्यूटर को फास्ट बनाती है, आपके जो ब्राउजिंग पेजेस होते हैं ना उनको फास्ट आपके सामने दिखाती है, और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन अगर टूट भी जाए तब भी उनको सेव रखती है और आपको डेटा आपका होल्ड करके रखती है। क्लियर है? तो ये दो चीजें हैं जो कि आपके पास कैश मेमोरी जो होता है वो करती है। कैश मेमोरी के टेक्निकली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल आपके पास जो होता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 3 लेवल्स होते हैं आपके पास कैश मेमोरी के। अच्छा, अब एल्गोरिथम काम किस तरीके से कर रहा है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है वो कहां जाता है? वो लेवल 1 के अंदर जाता है। सबसे फ्रीक्वेंट डेटा आपके पास, जैसे कि आपने अभी कोई वेबसाइट खोली है और वेबसाइट के अंदर आप लगातार उसके प्रोडक्ट पेज के अंदर और उसके आपके पास उसके अंदर होम पेज के ऊपर लगातार आमदोरफ्त कर रहे हो, लगातार आना जाना कर रहे हो, तो वो डेटा कहां आएगा? वो लेवल 2 के अंदर आएगा। सही है। सपोज करो कि आपने ये पेजेस छोड़ के आपने किसी दूसरे ब्लॉग पेजेस के ऊपर चले गए। अब यहाँ पे होम पेज के ऊपर आप शिफ्ट नहीं हो रहे, प्रोडक्ट पेज और ब्लॉग पेजेस, इन दो पेजेस के ऊपर आप जा रहे हो बार बार, ठीक है। वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अब वहां पे आपके पास जो डेटा कहां जाएगा? आपके पास जो होम का डेटा होगा वो कहां चला जाएगा? लेवल 2 में चला जाएगा। अब लेवल 2 में डेटा वो है जो कि आपके पास फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो कभी कभी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेवल 1 में वो डेटा जो कि फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज होता है आपका, जैसे कि आपके पास मैंने अभी बताया आपको कौन कौन सा वाला डेटा जो कि, हाँ, लेवल 1 में कौन सा डेटा है जो कि आपका फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, लाइक प्रोडक्ट पेज का डेटा और ब्लॉग का डेटा। आप लगातार आमदोरफ्त कर रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो ब्लॉग में, आप शिफ्ट हो दोबारा से प्रोडक्ट पेज के ऊपर। लेकिन लेवल 2 के अंदर होम पेज का डेटा है। होम पेज का डेटा क्योंकि वो कभी इस्तेमाल हुआ था, वो इस्तेमाल अभी भी हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा। थर्ड के ऊपर आता है लेवल के ऊपर। सपोज करो आप किसी तीसरे पेज के ऊपर चले जाते हो, आप ट्रैक ऑर्डर के ऊपर चले जाते हो, या फिर आप किसी तीसरे पेज के, किसी प्रोडक्ट पेज के खाली पेज के ऊपर चले जाते हो, तो वहां पे आपका जो डेटा है आपके पास लेवल 1 के अंदर दोबारा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास डेटा कौन सा है? आपके पास ट्रैक ऑर्डर का डेटा है और प्रोडक्ट पेज का डेटा है। आपका जो मेन डेटा ब्लॉग का है और होम पेज का है वो आपके पास लेवल 2 में। होम का आपने कभी इस्तेमाल किया था इसलिए लेवल 3 के अंदर है। जो डेटा आपने इस्तेमाल किया था अब इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो लेवल 3 में होगा। जो डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन कभी कभार इस्तेमाल कर रहे हो, आप साइमल्टेनियसली इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेवल 2 में होगा। जिसको आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो बार बार, वो लेवल 1 के अंदर होगा। ये आपके पास कहां से आ जाती है? कैश मेमोरी के अंदर डेटा आपके पास यूटिलाइज होता है। कोई ऐसी चीज जो कि आपको कैश मेमोरी की वजह से समझ में ना आए तो अभी पूछना है। यहाँ 3 बच्चे आ गए तो उनसे पूछ लो कि कंप्यूटर की क्लास चल रही है। नेक्स्ट व्हाट क्लास डू यू हैव? आज हमने कितने चैप्टर, एक अलग चैप्टर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। तो अब एमसीक्यू सॉल्व करें। हाँ, क्लास के बढ़ने वाली सही। मैं आपके में एक ठीक है। सही एमसीक्यू की है। ये कुछ टॉपिक्स हैं अभी, प्रिंटर, कंपाइलर, पेज नंबर, ठीक है, सही है। कैशे आपको क्लियर हो गया, रीड ओनली मेमोरी क्लियर हो गया। आउटपुट डिवाइसेस मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जिसके थ्रू आप आउटपुट लेते हो, लाइक स्पीकर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया आपका, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रिंटर और प्लॉटर, ये भी आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लॉटर आपके पैनाफ्लेक्स प्रिंट करता है, ठीक है। प्रिंटर आपके पास नॉर्मल आपका जो आपके प्रिंट्स होते हैं, लाइक आपके पास हार्डवेयर हार्ड कॉपी के अंदर पेजेस आते हैं A4 साइज के अंदर, उनको प्रिंट करता है।
कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है ये आपके पास कंप्यूटर कोड को चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो आपका ह्यूमन लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवाई। अच्छा, यहाँ पे कोई भी सवाल है तो अभी से क्लियर कर दूं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कैशे के हवाले से, रीड ओनली मेमोरी के हवाले से, मॉनिटर के हवाले से, प्रिंटर या फिर कंपाइलर के हवाले से, कोई भी चीजें जो अभी पूछ लें आप लोग ना। ठीक है, नहीं फिलहाल तो नहीं आ रहा। तीन बहुत कम नहीं है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लास आपकी तकरीबन ख़त्म होने वाली है और यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 1 आपका कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चैप्टर 1 के अलावा अब हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर, अपने एमसीक्यूज के ऊपर। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और मैं सारे नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ ही आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ई कैट पढ़ने के लिए से कितने बच्चे बैठे हैं? एक फातिमा आप हो, दो आप तो नहीं हो, आप हो? अरे वाह, जन्नती बच्ची। कंप्यूटर साइंस की हो? इंजीनियरिंग की ना? हाँ तो डिफरेंट है बेटा। आप कंप्यूटर कंप्यूटर के इंजीनियरिंग के? इंजीनियरिंग, जस्ट इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है। फिर फातिमा आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास बुक है, ऐसा ही है, एमसीक्यूज भी हैं उसके अंदर, ऐसा ही है। तो एमसीक्यूज के जवाब आप दोगी, ठीक है। अच्छा, इनिशियली जो हमारे पास कुल मिला के 10 एमसीक्यूज हैं शुरुआत के, वो बहुत ज़्यादा ही आसान है, तो उनके जवाब आप लोग जो हैं वो देना शुरू करेंगे अभी, ठीक है, इनिशियल फेज के अंदर। अच्छा, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, इनिशियली एमसीक्यूज जो हैं ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक करके मुझे जवाब दें। व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन एजुकेशन? एजुकेशन के लिए अगर हमें कंप्यूटर यूज करना है तो हम क्यों करेंगे? पहला ऑप्शन मजे के लिए, दूसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए, तीसरा ऑप्शन टू एनहांस लर्निंग, आप लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन टू क्रिएट गेम्स, गेम्स को क्रिएट करने के लिए। तो सभी से ये आपके पास वो है, जो आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, ए, बी या फिर सी? फातिमा आपका क्या ख्याल है इसमें? सी? सी क्यों? लर्निंग, वैसे टेक्निकली देखा है तो हम गेम्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, लर्निंग ही क्यों? कुछ तो जो भी दिमाग में है बता दो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के अंदर एजुकेशन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जो सूटेबल आंसर है ना वो सी है। क्लियर है? हाँ सही तो सारे हैं, बट एक क्वेश्चन के लिहाज से सूटेबल सी है। अच्छा, फातिमा ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कंप्यूटर की खुसूसियत कौन सी है? इट गेट्स टायर्ड, हम जानते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो थकता नहीं है। स्लो एंड मैनुअल, कंप्यूटर स्लो होता है और मैनुअली यूज होता है, गियर्स के थ्रू ऐसा भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक एंड फास्ट, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चलता है, बिजली के ऊपर चलता है और फास्ट होता है। तीसरा, वर्क्स ओनली ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम पे सिर्फ काम करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर हैं। तो सिंपल आंसर जल्दी से बताएं।
इलेक्ट्रॉनिक एंड फास्ट, तो सी हमारे पास सही आंसर है। इसी के साथ हम थर्ड के ऊपर आ जाते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन ने आईसीज को इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ? ये सबसे जवाब, ये सबसे सवाल है। और ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो सभी से सवाल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड, अच्छा फर्स्ट सेकंड में के अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? ठीक है, थर्ड सही जवाब है। बस एक सेकंड, मोबाइल खोल के बैठी हैं आप? मोबाइल खोल के बैठी हैं आप? सही है। ठीक है, थर्ड आपका सही जवाब है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी इंट्रोड्यूस हुई थी, और फोर्थ के अंदर फिर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर, कौन सी डिवाइस को हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर? इसका जवाब भी ऑब्वियस ही है, कीबोर्ड, क्योंकि आपके पास मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, सिर्फ एक डिवाइस है जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है, वो है कीबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें से हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा नहीं है? हाँ भाई, मॉनिटर, मॉनिटर हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। विंडोज, विंडोज क्यों? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, आप यूजुअली उसके अंदर यूएसबी के अंदर करके या फिर उसमें बाकियों में करते हो, मल्टीपल वर्जन है विंडोज के। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपके पास क्या है? विंडोज है, रैम हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर, और माउस खुद भी हार्डवेयर कंपोनेंट ही है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, जनरल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर आपके पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तीसरा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेसिफिक टास्क कुछ ना कुछ करता है, और फर्मवेयर भी आपके पास तकरीबन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, सिर्फ एक। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास सही आंसर है, क्यों? क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म आपके लिए कर देता है। ठीक है, अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक आपके पास एमएक्स प्लेयर हो जाता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, गेम्स के लिए कुछ मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपके पास कुछ और भी सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ हैं जो कि होते हैं इस्तेमाल, मल्टीपल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? अरे वाह माशाल्लाह, कौन बताएगा ये? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फातिमा? कौन? चार्ल्स बेबेज, पक्का गारंटी है? ठीक है, चार्ल्स बेबेज वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही जवाब है। और चार्ल्स बेबेज ही क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन, और उसी को फिर बेटर करके इन्होंने एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन, इनमें से कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है? रैम, एएलयू, रूम या इनपुट यूनिट? एएलयू, एएलयू का, एएलयू के क्या क्या काम है? और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। ठीक है, तो एएलयू आपके लिए क्या काम करता है? परफॉर्म करता है बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा 9 के ऊपर आ जाते हैं। 9 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक? प्रिंटर ऑब्वियसली बात है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती है। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल, इनमें से वॉलेटाइल कौन सी है? आप सबसे सवाल है इसमें, इनमें से मेमोरी वॉलेटाइल कौन सी है? ठीक है, एमसीक्यू नंबर 10, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और सीडी रोम? क्या? रैम, रैम क्यों? टेम्पररी होती है, डेटा लॉस कर देती है कनेक्शन कट ऑफ होने के ऊपर, तो रैम हमारे पास सही आंसर है। अच्छा 11 के ऊपर आ जाता है। इन विच फील्ड इन कंप्यूटर नॉट यूज, इन विच फील्ड इज कंप्यूटर नॉट यूज, इनमें से कौन सी फील्ड के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता? आपने ये बताना, एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, या नन ऑफ दीज के अंदर? हाँ भाई, इनमें से कौन सी फील्ड है जहां पे कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता? जल्दी से बताएं, कहां पे? क्या? एग्रीकल्चर, पक्का?
भाई देखो, एजुकेशन तो हम जानते हैं इस्तेमाल होता है लर्निंग वगैरह के लिए, और हर जगह पे कंप्यूटर लैब्स होती हैं। मेडिसिन, मेडिसिन के रिकॉर्ड रखने के लिए, इन्वेंट्रीज मैनेज करने के लिए, कौन सी मेडिसिन आएगी, कहाँ से आएगी, कितने की आएगी, ये सब मैनेज करने के लिए होता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स कितनी क्वांटिटी के अंदर, सीड्स कितनी क्वांटिटी के अंदर आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, डेटा मैनेज करने के लिए वर्कर्स कितने हैं, वो सिस्टम बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब तीनों ही फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, चूंकि तीनों फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज लगाएंगे। ठीक है, तकरीबन सभी फील्ड ऐसी हैं जिनके अंदर कंप्यूटर कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है, लाजमी यूटिलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 12 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का वैसे मेन फंक्शन होता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूजर से कनेक्ट करवाना। अगर आपको हार्डवेयर से काम चाहिए, लाइक प्रिंटर से आपको काम करवाना है, प्रिंट निकलवाना है, तो यूजर से प्रिंटर, यूजर्स के ऑर्डर्स लेके प्रिंटर से काम करवाने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन कौन सा सही है, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक्स, मैनेजिंग हार्डवेयर, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, या फिर टाइपिंग टेक्स्ट। ठीक है, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। हाँ भाई, मैनेजिंग हार्डवेयर। यूजुअली आपके पास हार्डवेयर ही मैनेज करता है तो हम लोग इसी के ऊपर टिक लगाएंगे। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट भी इसी का पार्ट है, टाइपिंग टेक्स्ट ये भी इसी का पार्ट है, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ये एएलयू के अंदर चला जाता है। तो हमारे पास ये सही ऑप्शन है, बी सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। टोटल हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो 35 हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 16 एमसीक्यूज करवाऊंगा, बाकी सारे आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, नंबर 13 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से सॉफ्टवेयर की टाइप कौन सी है, ये सेम एमसीक्यू जो कि ऊपर आया था। विंडोज आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस। कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है किस काम के लिए, इनपुट लेने के लिए, सॉफ्टवेयर देने के लिए, आउटपुट के लिए, या फिर कोड के लिए। किस काम के लिए करता है, आउटपुट देने के लिए। तो कंप्यूटर आपके पास आउटपुट देने के लिए डेटा प्रोसेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली। इनमें से डेटा परमानेंटली स्टोर कौन कर लेता है, रैम, रोम, कैशे, या फिर हार्डवेयर। रैम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, रैंडम डेटा एक्सेस करती है टेम्पररी तौर पे। रोम हो गया, उनको अभी सवाल जवाब कर दिया उन्होंने, सही है। रूम हो गया, कैशे हो गई, और हार्डवेयर हो गया। इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है, रूम, पक्का। ठीक है, टेक्निकली यहां पे दो सही आंसर्स हैं, यहां पे रूम भी है और हार्ड डिस्क भी है। इन दोनों के ही अंदर डेटा स्टोर होता है। ये एमसीक्यू कौन सा है, ये एमसीक्यू नंबर 15 है। ठीक है, अच्छा, चूंकि हम एक बात है, ये आपके पास क्वेश्चन की नौयत क्या है कि आपके पास डेटा स्टोर कर रहा है परमानेंटली। ये आपके पास प्राइमरी मेमोरी से बात नहीं कर रहा है, ये आपके पास मेमोरी के लिए बात कर रहे हैं, जो कि डेटा पिक्चर्स वगैरह के अंदर स्टोर करते हैं, वीडियोस वगैरह स्टोर करते हैं। तो वो डेटा हम कहां स्टोर करते हैं, हम लोग हार्डवेयर के अंदर स्टोर करते हैं। वरना स्टोर में डेटा परमानेंटली दोनों ही करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी के लिए और प्रोसेसिंग के लिए डेटा स्टोर करता है ज्यादातर। यह डेटा जो होता है आपका रॉ बैकअप डेटा होता है, तो इसलिए वो डेटा स्टोर करता है। ये लास्ट हमारा एमसीक्यू है आज का। विच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर की टाइप कौन सी है, मोबाइल, आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, टेलीफोन, या फिर कैलकुलेटर। कौन सी इनमें से कंप्यूटर की टाइप है, जल्दी से बताएं। माइक्रो कंप्यूटर। हमारे घरों में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहां पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वज़ीर कल की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 3 भी साथ ही साथ कर लें। ठीक है।